नमस्कार, दूरदर्शन के खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज बराला और आज बाल संरक्षण अधिकारों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारी मेहमान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल जी हमारे साथ में आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। बाल संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन हमारे जो आम दर्शक हैं वो इसको सरल शब्दों में कैसे समझें? उन्हें लगता है वो बच्चों का संरक्षण तो कर ही रहे हैं, तो फिर वो किस रूप में समझें इस विषय को? देखिए, बच्चा जो कि बालक हमारे अनमोल धरोहर है, हमारे आने वाले देश का भविष्य है, मजबूत नींव है, परंतु इस पे हम सबसे कम ध्यान देते हैं जी। बच्चे को हम बच्चा समझ के अवॉइड करते हैं, उसकी भावना ही नहीं समझते, वो क्या चाहता है ये नहीं समझते, उस पर सब थोपने का प्रयास करते हैं। परंतु जहाँ तक बाल संरक्षण की बात है तो मैं कहना चाहूँगी कि काफ़ी कम जागरूकता की वजह से और ग्रामीण शहर ढाणियों में बैठे हुए लोगों को अभी तक इस मामले की जानकारी प्राप्त नहीं है। जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी में कई हमारे बच्चे जो अनाथ हो गए और उनके माता पिता उनसे छिन गए, तो वो सब बच्चे, उसके अलावा जो बच्चे किसी कारणवश विधि से संघर्षरत हैं, वो सब बच्चे जी। उन सब की देखरेख हेतु प्रदेश भर में बालिका गृह हो, चाहे किशोर गृह हो, चाहे अनाथ आश्रम हो, ये सरकार के द्वारा चलते हैं, खुले में हैं। एक अच्छा हैंडसम अमाउंट, अच्छा हैंडसम बजट इन सब के लिए आता है, जहां बच्चों की बेहतर शिक्षा दीक्षा, लालन पालन और रहन सहन किया जाता है, जिन सब की मॉनिटरिंग का काम बाल अधिकार संरक्षण आयोग करता है। आयोग किस तरीके से इसे अंजाम देता है, इस पूरे मॉनिटरिंग के काम को, और जो कैंपेनिंग करता है, लोगों में जागरूकता लेके आता है, वो क्या पैटर्न कैसे करता है, कैसे लोग इससे जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, बाल आयोग जो है जयपुर में कार्यालय है, परंतु जयपुर तक पहुंच सबकी नहीं हो सकती जी। तो उसके लिए बाल आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम का अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत हम सारी टीम, मैं स्वयं भी गांवों तक, ढाणियों तक, ब्लॉकों तक पहुंचते हैं, ग्राम सभाओं के माध्यम से। बच्चों के शनिवार को नो बैग डे जो वो है, उसके अंतर्गत बाल सभाओं के अंतर्गत बच्चों को बताते हैं कि यदि उनकी किसी मित्र, उनके पड़ोसी या उनके स्वयं के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो वो कहाँ बात कर सकते हैं। चाहे वो हम चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की बात करें जी, चाहे हम जिले में स्थापित बाल कल्याण समितियों की बात करें, या फिर हम जयपुर स्तर पर बाल आयोग की बात करें, तो बच्चों को इसकी जागरूकता बाल आयोग अधिक से अधिक दे रहा है जी। और अभिभावकों को दे रहा है, और सभी जगह जागरूकता अभियान के माध्यम से इस कैंप को चला रहा है। राजस्थान में किस प्रकार की स्थिति है, अगर बाल श्रम की खासतौर पर बात करें तो? देखिए, बहुत चिंता का विषय है, और जो बाल श्रम की हम बात करेंगे, और बाल आयोग ने समय समय पर कई अभियान चलाए, पुलिस विभाग द्वारा भी कई अभियान चलाए गए, परंतु मैं कहना चाहूँगी कि हमारा उद्देश्य खाली बच्चों को रेस्क्यू करना, चाहे वो बच्चे बाल श्रम में लिप्त हों, चाहे वो बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त हों, चाहे वो अन्य राज्यों से बच्चे राजस्थान में चाहे चूड़ी या तारा फेरी किसी भी कार्य में बच्चे यहाँ आ रहे हैं, बहुत न्यूनतम मजदूरी में उन बच्चों को रखा जाता है, और जो नियोक्ता है उसके खिलाफ भी राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश भर में, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी स्वयं इसके लिए बहुत संवेदनशील है, वो भी समय समय पर बैठक लेते रहते हैं। परंतु मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ एक सरकार से, सिर्फ एक आयोग से अकेले संभव नहीं हो पाएगा, जब तक कि हमारा समाज जागरूक नहीं हो पाएगा, जब तक कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा आम आदमी तक नहीं पहुंचाई जाएगी। तो बाल श्रम एक चिंता का विषय है, और राजस्थान में कई बाल श्रमिक जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए बाल आयोग ने कैंपेन भी चलाया है, समझाइश भी की है। उन बच्चों को जो चौराहे पर भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, उनको रेस्क्यू कर कर गृहों में लाना और अपने माता पिता से अलग करना हमारा ध्यान नहीं है। उन बच्चों को, उनके परिवारजनों को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ते हुए बच्चों को शिक्षा जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति, जिसे देखने पर मालूम चलता है कि यहाँ पर कोई बाल श्रम का काम किया जा रहा है, बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है, तो वो कैसे आयोग तक अपनी बात पहुँचा सकता है, और क्या एक्शन होता है जिससे कि नियोक्ता जो है डरे कम से कम? देखिए, बिल्कुल तेज जी, हम लोग जहाँ जहाँ पर भी, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, या चाहे माउथ पब्लिसिटी हो, इसके माध्यम से समय समय पर हम लोगों को बताते हैं कि यदि आप किसी बाल श्रमिक
करते हुए बच्चे को देखो, किसी को भिक्षावृत्ति में लिप्त देखो, या फिर किसी के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हम होते देखें, चाहे हम देखें कि कोई हमारी उम्र का बच्चा या बच्ची किन्हीं के घरों में काम कर रहा है, ढाबे पे काम कर रहा है और वो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, इन सब के लिए 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन जो भी सभी जिलों में बहुत सक्रिय रूप में कार्य कर रही है, वहां पर आप बता सकते हैं। पुलिस पर आप बता सकते हैं 100 नंबर पर, जहां प्रत्येक थाने में बाल कल्याण अधिकारी कार्यरत है। साथ ही में आप बाल कल्याण समिति से बता सकते हैं, और फिर भी यदि नहीं लगता तो आप बाल आयोग को चाहे चिट्ठी के माध्यम से, चाहे मेल के माध्यम से, चाहे टेलीफोन के माध्यम से ये सूचना दे सकते हैं। और ऐसी कई सूचनाएं हमारे पास आती भी हैं जिसमें हम उनका नाम भी गुप्त रखते हैं, और उस बच्चे की हम मदद करते हैं, उसको संरक्षण देते हैं और बेहतर शिक्षा दीक्षा के लिए प्रयास करते हैं। और जो नियुक्ता होता है उसको सजा भी दी जाती है। उसको सजा के लिए हम आगे उसकी FIR भी दर्ज करवाते हैं। आपने भिक्षावृत्ति का जिक्र किया, भिक्षावृत्ति में थोड़ा सा चैलेंज मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के माता पिता भी इसमें संलिप्त रहते हैं। तब ऐसे में क्या आयोग के पास भी एक चैलेंज आता है कि वो उनसे दूर लेकर जा रहे हैं, तो क्या माँ बाप का भी अधिकार होता है वो कहें कि हम करवा रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल हमारी मर्जी से अगर काम करवा रहे हैं? बिल्कुल इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह की चुनौतियां कई बार आई हैं। कोई भी माता पिता बच्चे को खुशी से भिक्षावृत्ति में नहीं ले जा सकता, परंतु आर्थिक रूप से टूटे हुए होने के कारण, आर्थिक रूप से निम्न वर्ग का होने की वजह से, और कई बार ऐसा होता है कि परिवार में पिता की मृत्यु हो जाने पर विधवा माँ अकेले के होने की वजह से अपने बच्चे को भिक्षावृत्ति में लिप्त करता है। और कई नियोक्ता ऐसे हैं जो लुभावने वादे करते हुए, मन भावने वादे करते हुए अन्य राज्यों से एक गैंग के रूप में कई सारे बच्चों को ट्रेन में बैठा के, बस में बैठाकर लेकर आते हैं, जिसको हमने कई बार रुकवाया भी है, उसको हमने अचानक दबिश भी दी है। तो ये वाकई में एक चुनौती है, माता पिता से बच्चे को अलग ले जाना, गृह में रखना। तो जो आज भरण पोषण करने वाला बच्चा था उसकी आज मदर के ऊपर क्या बीतती होगी, तो बिल्कुल हम पूरी भावनाएं भी रखते हैं। तो ऐसे में सरकार के द्वारा सभी जगह संभागीय स्तर पर ऐसी बिल्डिंग्स हम लोग ले रहे हैं जहां पर पूरे परिवार को रखा जाए, माता पिता के साथ बच्चे को भी रखा जाए, और माता पिता को कहीं ना कहीं रोजगार से, कहीं ना कहीं कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जाए, और बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जाए। क्या बच्चे को पोषण का अधिकार भी होता है? उसको अच्छे न्यूट्रिशंस चाहिए, तो कुछ NGOs भी मिलके काम करते हैं आयोग के साथ में, या फिर आयोग अपने स्तर पर भी उसको संभालता है? नहीं, देखिए NGOs के बिना आयोग अकेला कुछ नहीं कर सकता। स्वयंसेवी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और समय समय पर स्वयंसेवी संस्थाओं की हम बैठक भी रखते हैं, और जो बैठक प्रदेश भर की स्वयंसेवी संस्थाएं जो बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं और धरातल पर कार्य कर रही हैं, उन सब से हम बात भी करते हैं, और उनके माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण जो मुख्य बात है बच्चों की, कई कुपोषित जो बच्चे हमारे सामने आए हैं वो भी एक बड़ा चैलेंज है। जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर में गई थी, वहां पर जो कुपोषित बच्चे हैं उसके लिए किस तरह से एक यूनिट काम कर रही है, किस तरह से एक पोषण वाटिका, जो बड़ा अच्छा कंसेप्ट मुझे लगा कि वहां पर जो आर्थिक रूप से टूटे हुए लोग हैं वो अपने घर में पोषण वाटिका डेवलप कर रहे हैं, और बच्चों को संतुलित आहार मिल पा रहा है। चाहे हम आंगनबाड़ी की बात ले लें, वहां पर कई बार हम देखते हैं अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कि सही तरह का आहार नहीं आता, तो उसकी भी अचानक बाल आयोग मॉनिटरिंग करता है, वो चाहे स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से हो, चाहे सरकारी तंत्र के माध्यम से हो, तो बच्चों को उचित व अच्छा पोषण मिले, इसकी भी बाल आयोग सुनिश्चित करता है। मोटे तौर पर देखें तो कौन कौन से अधिकार है जिनको बहुत महत्वता के साथ जिन पर काम किया जा रहा है? देखिए कई जगह हम जब जाते हैं तो बच्चों से एकांत में संवाद करते हैं, बच्चियों से, तो उनसे जब मैं पूछती हूँ कि बाल विवाह क्या होता है, तो कई बार इस तरह के जवाब आते हैं कि 14 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में, परंतु बच्चों को ये बताया जाता है कि जब तक आप 18 साल की नहीं होंगी तो चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो, वो आपका विवाह नहीं कर सकते, आपको ये अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह के अधिकारों की जानकारी बच्चों को दी जाती है। साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों का, तो अक्सर माओं के दिमाग में ये बात होती है कि अगर हमने बेटियों को पढ़ने भेज दिया, ये पराया धन है, आज हमने इसको पढ़ने भेज दिया तो हमारा पैसा लगेगा, और इससे अच्छा बच्चों को घर पे ही काम करवाया जाए। तो उनकी माओं के साथ में भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं, माता पिता दोनों के साथ, और उन्हें बताते हैं कि सरकार किस तरह से निःशुल्क शिक्षा देती है बच्चों को, और अब तो यूनिफॉर्म तक
सरकार के द्वारा फ्री कर दी गई है, चाहे किताब कॉपियां फ्री कर दी गई है, और जो प्रतिभावान बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको हायर स्टडीज भी सरकार की देखरेख में हो रही है। तो इस तरह की जागरूकता हम ग्रामीण परिवेश के माता पिता के अंदर लेकर आते हैं, परिवारजनों के लाके आते हैं। और मुझे खुशी है कि बाल आयोग ने अपनी पहल से कई ड्रॉप आउट बच्चियां जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, उन सबको स्कूल से जोड़ा है, शिक्षा से जोड़ा है। जो अनाथ बच्चे हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, उन पर भी समान रूप से ही कार्य किया जा रहा है? जी बिल्कुल। जो भी जीरो पैदा होने से लेकर 18 वर्ष तक का बच्चा है, उन सबकी देखरेख का कार्य बाल आयोग करता है। चाहे वो बच्चा फिर क्यों ना अनाथ हो, चाहे वो बच्चा सिंगल पेरेंट जिनके हों, चाहे वो बच्चा किसी के बहकावे में आकर चोरी कर ले, चाहे पॉक्सो एक्ट में वो बच्चा आ जाए, तो उन सब बच्चों को बेहतर काउंसलिंग के साथ सही मानव बनाने की दिशा में कार्य बाल आयोग करता है। गुड टच बैड टच को लेकर बहुत सारी जो पहले भ्रांतियां होती थी, अब थोड़ा काम उस पर हो रहा है, तो इसको लेकर आयोग भी जागरूक है और जागरूकता के साथ में काम कर रहा है। जिस स्तर पे लोगों का जो जानकारी, अभिभावक भी पीछे रह जाते हैं ऐसी चीज़ में, क्या उन तक अब जो रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है वो कुछ उम्मीद जगाता है कि जल्द इस चीज़ पर भी लोग जागरूक होंगे? बिल्कुल देश जी, मैं आपको कहना चाहूँगी कि बाल आयोग इस पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। कोरोना से पूर्व हमने, चाहे वो नागौर रहा हो, चाहे वो कुचामन रहा हो, चाहे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, बहुत अधिक जिले, मैं कहना चाहूँगी 8 से 10 जिले हमने कवर किए, जिसमें हमने बहुत बड़ी संख्या में बच्चियों के साथ बैठकर कोमल फिल्म देखी। कोमल फिल्म देखने के बाद बच्चों के साथ हमने संवाद किया कि यदि कोई उनके साथ बुरी नीयत से देखता हो, चाहे वो बच्चा, कई बच्चियां हम देखते हैं ग्रामीण परिवेश की जो गांव ढाणियों से पैदल स्कूल रोज जाती है, और उनके साथ अक्सर हम दुष्कर्म की घटनाएं देखते हैं, या जिनके माता पिता खेतों में गए होते हैं और बच्चियां अकेली घर में होती हैं। तो बच्चियों को सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श फिल्म दिखाकर और बच्चों को हम ये ज्ञान देते हैं कि किस तरह से आपको अपना ध्यान खुद रखना है। और साथ ही साथ में इस तरह की कई बच्चियों ने खुलकर ऐसे संवाद में फिल्म के बाद हमारे सामने संवाद किया, और मैं बिल्कुल पूरा ये विश्वास भी दिला सकती हूँ आपके माध्यम से सभी को जो ये देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में हम लोग कोमल फिल्म के माध्यम से बच्चियों को अवेयरनेस लाएंगे, बच्चों के माता पिता को अवेयरनेस लाएंगे। और अब तो सबसे बड़ी अफसोसजनक और चिंता की बात यह है कि हम बच्चियों को ये तो बताते हैं कि हमें अजनबी से दूर रहना है, परंतु कई छोटी बच्चियों के साथ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि घर के ही किसी व्यक्ति द्वारा, आस पड़ोसी के द्वारा दुष्कर्म को अंजाम दिया गया है। तो उसके लिए भी बच्चियां अपना किस तरह से रक्षा कर सकती है, तो उसके लिए सेल्फ डिफेंस का कोर्स भी हम जगह जगह पुलिस विभाग के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से बच्चियों को करवा रहे हैं। तो जो माता पिता होते हैं, आप लगातार कार्य कर रही हैं 2019 से, थोड़ा कोविड टाइम था, उसके बाद में कंटिन्यू थोड़ा प्रदेश में हलचल हुई है, आप जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आप माता पिताओं का रुझान कैसे देखते हैं? वो फिल्में देखकर कुछ वो आगे आते हैं कहने के लिए, उनके भी कुछ विचार आते हैं कि हाँ हम इस पर काम करेंगे, और वो भी सहयोग देते हैं ग्राउंड पर? हाँ बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से फिल्म देखने के बाद बच्चियों से हमें बात करते हैं अक्सर, पहला सवाल कि इस तरह की फिल्म कभी देखी है क्या, इस तरह से आपको कभी किसी ने समझाया है? तो बच्चियों को जवाब आता है नहीं, और बच्चियां बड़ी खुश होती हैं उस फिल्म को देख के, उनका एक विश्वास बढ़ता है। क्योंकि अक्सर जब बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना होती है, छेड़खानी होती है, तो बच्चियां डर जाती है, सहम जाती हैं। उनको एक बार ये लगता है कि यदि हम घर पे किसी को बताएंगे तो शायद हमारा स्कूल छूट जाए। तो उसको लेकर माता पिता की भी हम काउंसलिंग करते हैं और उनको कहते हैं कि यदि आपकी बच्ची आपसे कोई बात करना चाहे तो आप उसको धैर्य से सुने। बच्ची की आप रोज दिनचर्या जाने, चाहे आप कितना भी व्यस्त हो, तो फिर बच्ची के साथ अगर कुछ गलत भी हुआ है तो वो हमारे सामने आएगा। क्योंकि कई बार इस तरह के कई मामले हमारे सामने आए हैं कि माता पिता का संवाद बच्चों से नहीं होता, और कई बच्चियां गर्भवती तक हो गई, कम उम्र की, 13 वर्ष 14 वर्ष। फिर जब पता लगा माता पिता को तो उन्होंने बताया कि बच्ची ने हमें बताया नहीं था। तो बिल्कुल बाल आयोग इस पर भी बहुत अधिक कार्य कर रहा है। माता पिता का भी कई जगह, स्पेशली माता का, जब हम एकांत में बात करते हैं तो उनकी भी बात और उनकी भी पीड़ा सामने निकल कर आती है, और वो इस तरह की वादा भी करके जाती है, इस तरह की प्रतिज्ञा भी करती है कि वो अपनी बच्ची का बेहतर संरक्षण करेंगी। अधिकारों की बात चल रही है, बाल अधिकारों की। बच्चा आजकल देखने को मिलता है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत कम उम्र में ही माता पिता से मोबाइल पर हक जताने लगते हैं। ये भी एक उनको अधिकार सा लगता है। तो इस पर भी बाल आयोग कुछ कर रहा है, क्योंकि बहुत कम एज में वो देख रहा है, और आजकल तो क्लासेस भी इन्हीं पर चल रही हैं, मोबाइल्स पर। तो
गेम के एडिक्ट हो जाते हैं वो, तो इस पर भी कुछ जागरूकता के लिए कुछ कार्य हो रहा है? देखिए बिल्कुल, कोविड की वजह से जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा हुई और कई सारे हमने मामले भी देखे स्कूलों के, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ विषय के अलावा अन्य कंटेंट, चाहे वो फिल्म के माध्यम से हो और जो एडल्ट फिल्म के माध्यम से मैं कह सकती हूँ, वो चीज़ें हमारे सामने, हमारी शिकायतें आई, तो एक दुष्परिणाम तो निकला ही है, क्योंकि माता पिता के पास और भी इतना कार्य होता है कि वो बच्चों के साथ बैठकर पूरे वक्त वॉच नहीं रख सकते, और बच्चे होमवर्क करने की बात में, प्रोजेक्ट बनाने के कहने पर मोबाइल ले लेते हैं, और माता पिता भी इतने व्यस्त हैं कि छोटा बच्चा भी वो होता है, उसको चुप कराने के लिए हम देखेंगे कि मोबाइल में कार्टून लगाकर या कुछ लगा के दे देते हैं ताकि हम अपना कार्य कर सकें। तो बिल्कुल मैं तो कहना चाहूँगी माता पिता लोगों से भी कि बच्चों को कृपया करके मोबाइल का आदी ना बनाएं, मोबाइल ना दें, क्योंकि इसका बहुत अधिक दुष्परिणाम निकल कर आ सकता है, और जिसका हम देख ही रहे हैं, कई सारे हमारे सामने उदाहरण आए हैं। तो बिल्कुल बच्चों से मोबाइल दूर रखना चाहिए। मैं तो कहूँगी, मैं स्वयं भी एक माँ हूँ, और मैं ये नहीं कहूँगी कि बाकी बच्चों से मेरे बच्चे अलग हैं, वो स्वयं भी इस कोरोना जैसी महामारी में एडिक्ट हो गए थे मोबाइल के, पर किसी तरह से बच्चों को किसी और जगह इन्वॉल्व करते हुए, कहीं और डाइवर्ट करते हुए बच्चों को मोबाइल की आदत से दूर किया जाना बहुत आवश्यकता है। छोटे बच्चों को, खासकर 18 वर्ष तक के बच्चों को बिना किसी आवश्यक कार्य के मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए। आप स्वयं जो हैं, जैसे कह रही हैं कि आप खुद भी माँ हैं और जोधपुर से आप आते हैं, और वहाँ पर आपने ग्राउंड में पहले ही और बहुत काम किया हुआ है, क्योंकि राजनीति से जुड़ी हुई थी। राजनीति हेल्प करती है ऐसे सेवा कार्यों में आगे बढ़ने के लिए, किस रूप में देखती हैं इसे? बिल्कुल, बहुत बड़ा हेल्प ही राजनीति कर पाती है, क्योंकि आज यदि हम किसी पद पर ना हो, कहीं हमारे पास नाम ना हो, तो शायद हम अपनी बात सही तरीके से नहीं समझा पाएंगे, परंतु राजनीति में आने की वजह से, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारे पड़ोस हो, चाहे वो हमारा मोहल्ला हो, चाहे हमारा शहर हो, वो हमको सुनता भी है, मान सम्मान भी देता है, और कहीं ना कहीं हमारी बातों पर अमल भी करता है जी। तो राजनीति रूप में, सेवा के रूप में आगे आने पर, तो मुझे लगता है कि यदि मैंने कुछ परिवारों का भी अपनी बात से समझाइश कर पाई, मैं कुछ बच्चों का भी पुनर्वास कर पाई, तो इस पद पर आना मेरा सार्थक हो पाएगा। तो राज्य बाल संरक्षण आयोग की आप अध्यक्षा हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा केस जिसको आपने सोल्व किया हो, जहां पर आपने न्याय दिलाया हो बच्चियों को या बच्चों को, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन की जो एक अनुभूति होती है सेवा कार्य में, वो हुई हो, अगर शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से? जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह के वैसे तो कई सारे मामले हैं, परंतु एक मामला बहुत पेचीदा सा हमारे सामने आया था, जो अलवर भिवाड़ी का था। शराबी पिता द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, और बच्ची की सहेलियों द्वारा मुझे टेलीफोन पर ये बात बताई गई, परंतु ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत स्तर के लोगों ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया। परंतु जैसे ही मेरे सामने मामला आया, मैंने तुरंत प्रभाव से वहाँ के एसपी से कहकर प्रसंज्ञान लेते हुए बच्ची को दाह संस्कार भी कर दिया गया बिना मेडिकल के। तो उसकी बच्ची की राख से एफएसएल रिपोर्ट मैंने निकलवाई, और जिसके अंतर्गत पिता को दोषी पाया गया, और उस पिता को हमने सज़ा दिलवाई। तो वाकई में ये उस माँ के लिए भी न्याय था जिनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, और उन सभी सहेलियों का हौसला बढ़ा कि यदि हमारे साथ गलत होगा तो चाहे वो हमारे घर का मुखिया ही क्यों ना हो, उसको भी सज़ा मिलेगी। और उन सबकी सहेलियों ने भी मुझे धन्यवाद पत्र भेजा। तो ये एक उदाहरण है। इसके अलावा भी कई ऐसे उदाहरण, हमारे पंजाब से एक बच्चा अचानक ट्रेन में बैठ के आ गया, जो मुख बधिर बच्चा था, जोधपुर आ गया। जब मैं जोधपुर गृह में पहुंची तो बच्चे ने अपने इशारे से जी मुझे बताने की कोशिश की, जूड़ा और करतार। तब मैंने बच्चे को गोल्डन टेम्पल मोबाइल से दिखाया, तो बच्चे ने इशारा किया कि यस। तब मुझे समझ आया कि बच्चा पंजाब का है। एक टीम गठित करते हुए बच्चे को हम पंजाब ले गए, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि बच्चे ने अपने इशारे से लिखकर अपने गांव तक ले गया, और बच्चा 1 से 1.5 साल बाद अपनी माँ से मिला। पूरा गांव बहुत खुश था, उनकी माँ बहुत खुश थी, और मुझे एक संतुष्टि थी कि आज उस बच्चे की बात को मैं समझ पाई और पहचान पाई, और आज उसको अपनी माँ से मिलवा पाई। आपने जिक्र किया मूक बधिर जो बच्चे होते हैं उनका, तो उनके लिए, उनकी अधिकारों के लिए बात करने के लिए कुछ खास ट्रेनिंग भी होती होगी, और आयोग किस प्रकार से उनके लिए इनिशिएटिव ले रहा है? अभी आयोग ऐसा कोई कदम उठा रहा है जो
बहुत आवश्यक है मूक बधिर जैसे बच्चों के लिए, या गुड टच बैड टच को लेकर? बिल्कुल हाँ, देखिए ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल टीचर की हम लोग नियुक्ति अपॉइंट करते हैं जो इन बच्चों को पढ़ाए और बता पाए और समझा पाए और खुद भी समझ पाए वो बच्चा क्या कहना चाह रहा है और हम लोगों को बता सके। तो इस तरह के मूक बधिर बच्चों के लिए भी बाल आयोग पूरी तरह से प्रयास कर रहा है, पूरी तरह से काम कर रहा है। चाहे जो भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा हमारा वंचित ना रहे और मुख्य धारा में जुड़ सके, उन सभी बच्चों के लिए बाल आयोग काम। जागरूकता के स्तर की बात करें तो रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में क्या डिफरेंस आपको दिखता है? देखिए रूरल एरिया और अर्बन एरिया की जहां हम बात करें तो यहाँ पर जागरूकता अधिक होती है, और रूरल की जहाँ हम बात करें तो समाज के डर से, पड़ोसी के डर से कई सारे परिवार हमारे सामने नहीं आ पाते, वहीं दबा दिए जाते हैं। और चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम मजदूरी की बात करें, वो सब वहाँ अधिक मिलता है। और जहाँ तक हम यहाँ अर्बन की बात करें तो वो इसके मुकाबले कम मिलता है। और आजकल हम देखते हैं कि बेटा और बेटी को समान शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती है और अपने अधिकारों के प्रति बच्चियाँ सचेत भी हैं और उसका हनन ना हो, इसको लेकर भी वो सुनिश्चित अपने परिवार के अंदर करती हैं। आयोग ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन आयोग क्या निकट भविष्य में चुनौतियां देख रहा है? क्योंकि समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, मैंने जैसे जिक्र किया था, तो कुछ नई चुनौतियां भी होंगी। किस रूप में देखते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें? देखिए चुनौतियां काफ़ी सारी हैं, चाहे वो हम किसी भी विषय पर बात करें, और जहाँ तक हम नेट की या मोबाइल की बात करें तो उसमें भी हमने उम्मीद हेल्पलाइन शुरू की थी कोरोना लाइन में, जिस वक्त हमारे पास कंप्लेंट्स बच्चों के साथ साथ अभिभावकों की भी आती थी कि हम बच्चे को कैसे एंगेज रखें। बच्चा मानसिक तनाव से ग्रसित होने लग गया है, और तो उस वक्त भी बाल आयोग ने बखूबी कार्य किया। तो मैं समझती हूँ कि इसकी वजह से, कोविड की वजह से भी कई सारे बच्चे डिप्रेस्ड हो गए हैं। कई सारों में बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, परंतु एक बार आर्थिक स्थिति खराब हो जाने की वजह से उन बच्चों को भी गवर्नमेंट स्कूल में डाला जा रहा है। तो काफ़ी चैलेंजेस है, कई ड्रॉप आउट हमारे सामने आ रहे हैं क्योंकि 2 साल स्कूल नहीं जाने की वजह से तो बच्चे माता पिता का हाथ बटाने लगे थे घर में, तो उनके माता पिता उनको स्कूल नहीं भेज रहे हैं। तो काफ़ी सारा काम करना अभी बाकी है और काफ़ी सारा बाल आयोग अभी हाल ही में बाल दिवस गया है और इस पर एक इनिशिएटिव लिया गया बाल विधानसभा का, उस पर क्या विचार हैं आपके? कैसा रहा वो अनुभव, कैसा था बच्चों का विधानसभा में बोलने के बाद का अनुभव कैसा था? बहुत ही अच्छा, मैं तो स्तब्ध थी। इतने छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जिस तरह से बच्चे विधायक बने, जिस तरह से बच्चे मंत्री बने और जिस तरह के प्रश्न उन्होंने पूछे, तो मैं ये समझूंगी कि आज हम बड़े होकर भी उतनी बात हमारे जहन में नहीं आ सकती जितना बखूबी बच्चों ने अपनी बात रखी और सभी क्षेत्र में रखी, सभी विषयों पे रखी। तो ये एक अच्छी बात है, हम किताब में पढ़ें उसकी जगह प्रैक्टिकल करें तो वो बच्चा बहुत अच्छे से समझ पाता है। तो मैं तो धन्यवाद दूंगी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, सीपी जोशी जी को, जिन्होंने ये परमिट किया, ये पहल की और उन बच्चों को ये महसूस कराया कि हाँ हम भी कुछ हैं। और बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोकतंत्र को समझना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे क्या अधिकार हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, इनको जानना। उसमें विधानसभा के अंतर्गत बच्चों ने वो सब समझा, जाना और बहुत ही बेहतरीन वो सेशन रहा मैं कहूँगी, जो कि पूरे देश भर में ऐतिहासिक वो पल रहा 14 नवंबर को। और उसी के अलावा मुख्यमंत्री निवास पे 250 से 300 बच्चे बाल आयोग द्वारा हम लोग वहाँ पहुँचे और मुख्यमंत्री जी से उन बच्चों ने बातचीत की, मुलाकात की और मुख्यमंत्री जी को सुना, जाना। उनके लिए, बच्चों के लिए भी बहुत गौरव का पल था वो कि हमने मुख्यमंत्री निवास पे गुब्बारे उड़ाए, मुख्यमंत्री जी से हमने बातचीत की। तो चाहे विधानसभा सत्र हो, चाहे मुख्यमंत्री निवास पे बच्चों का बात हो, और अभी भी जिस तरह से बाल आयोग बाल सप्ताह मना रहा है, चित्रकला प्रतियोगिता के अंतर्गत आज ही हम सुबह बच्चों के साथ बच्चों को हमने फिल्म दिखाई जिसमें क्या सीख मिलती है ये भी साथ में था। तो बच्चे बड़े खुश थे 3 सालों बाद सिनेमा हॉल में आके, और खासकर ग्रहों के बच्चे हमारे साथ थे। तो बिल्कुल मैं कहूँगी कि जागरूकता आ रही है, धीरे धीरे सभी क्षेत्र में आ रही है। और बच्चों को लेकर बाल दिवस, जहाँ पहले
खाली हम समझते थे चाचा नेहरू का जन्मदिन है जी। परंतु आजकल उसको बड़े स्तर पे त्योहार की तरह मनाया जाता है और बच्चों की सहभागिता उसमें सुनिश्चित की जा रही है। जो बच्चे आपको लगते हैं कि ये बहुत ही टैलेंटेड हैं और कई बार जो मुखर होते हैं, बच्चे बोल देते हैं बातें, ऐसे लीडर बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए भी कुछ आयोग कार्य कर रहा है? हाँ बिल्कुल, उन बच्चों को, जैसे मैं टोंक गई थी, बच्ची में इतना मुझे टैलेंट नजर आया तो बच्ची को हमने स्टार घोषित किया। बाल स्टार वहाँ का टोंक का बनाकर आए और बच्चे को हमने सम्मानित भी किया और मुख्यमंत्री जी द्वारा भी करवाया और राज्यपाल द्वारा बात की हमने। तो अखबार के फ्रंट पेज पे भी उस बच्ची की जब फोटो और नाम आया और वो जो प्रतिभा उसकी छुपी हुई थी, उसके स्कूल के शिक्षकों ने भी बताया कि हमें भी पता नहीं था कि इस बच्ची में इतनी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। तो उसी तरह कुचामन में हमने एक बाल स्टार बनाया। तो बिल्कुल बाल आयोग का यही रहता है कि जो सबसे लाइन में पीछे खड़ा हो बच्चा, उसको किस तरह से मोटिवेट करके आगे लाया जाए, कैसे सबका इन्वॉल्वमेंट किया जाए। संगीता जी, आप हमारे दर्शकों में जो भी माता पिता सुन रहे हैं उनके लिए क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी माता पिता को भी कि बच्चे को अच्छे से सुने, वो क्या कहना चाहता है वो जाने, उसकी दिनचर्या क्या रही, वो स्कूल गया, वो प्लेग्राउंड गया। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर दोस्त की तरह आप बच्चे के साथ रहें। और तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। और एक सामाजिक नागरिक होने के नाते भी मैं सभी नागरिकों के से भी कहना चाहूँगी कि यदि आप किसी ढाबे पे, किसी चौराहे पे बच्चों को भिक्षावृत्ति में लिप्त देखें तो कृपया करके अपने 2 मिनट का समय निकालकर, यदि कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर फ़ोन कर इत्तला ज़रूर करें ताकि उस बच्चे को हम बेहतर विकास दे सके, ताकि राजस्थान, बाल मित्र राजस्थान की कल्पना करके जो बाल आयोग चल रहा है उस पर हम कहीं खरी खोटी उतर सकें। चलते चलते एक छोटा सा सवाल बच्चों की तरफ से भी करना चाहूँगा। मारपीट को लेके टीचर्स जो मारपीट कर देते हैं कई बार अक्सर ऐसे, या फिर घर में ही कोई उनको डांट रहा है तो बच्चों को लगता है कि इस पर भी अधिकार होना चाहिए, हमें कोई डांटे नहीं। इस पर भी कुछ कार्रवाई होती है अगर वो इंटेंशन के साथ में अगर उसे पीटा गया? बिल्कुल, बच्चे को मारना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, फिजिकल बीटिंग। तो यदि हमारे पास इसकी भी जानकारी आती है तो अच्छा, हेल्पलाइन वो सेम है सबके लिए? किसी प्रकार की शिकायत के लिए महिला जो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है जी, और ये सभी जिलों में 24 आवर्स अवेलेबल है और सभी जिलों में इस पर अलग अलग व्यक्ति काम करते हैं। और चाहे आप सुबह फ़ोन करें चाहे रात को फ़ोन करें, तुरंत प्रभाव से यहाँ से टीम पहुँचती है और उनकी मदद करती है और फिर उसको सुपुर्द बाल कल्याण समिति के सामने करती है। संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में से आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी संगीता बेनीवाल जी, राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा, जो बता रही थी किस प्रकार से बच्चों के जो अधिकार होते हैं उनके लिए अभिभावकों को लड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना हो तो 1098 जो आपने नंबर बताया उस पर ज़रूर डायल करें। और कोई अगर क्वेरी भी है, कुछ जानना भी चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बीच बहस में इतना ही। तेज बराला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।